चलो तो आगे देखना है अभी रेशियो और प्रोपोर्शन में। मैंने बोला कि यूनिटरी मेथड और दूसरा है चेन रूल। यूनिटरी मेथड और चेन रूल ये दोनों के दोनों सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अप्लाई होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यूनिटरी मेथड या चेन रूल इस्तेमाल करो, लेकिन यूनिटरी से भी फास्ट है चेन रूल। यूनिटरी में पहले 1 के लिए निकालना पड़ता है और फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी के लिए। जैसे कि 25 पेन्स आपको 120 रुपीज में मिल रही है और आपको पूछा जाता है कि हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर 38 पेन्स। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, 1 पेन की कीमत निकालते हो यूनिटरी में, राइट। यूनिटरी में 1 पेन की कॉस्ट ऐसे निकालते हो आप, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन्स, पहली केस। फिर इसके बाद 38 पेन की कॉस्ट निकालते हो, 38 पेन कॉस्ट। ये कैसे निकालते हो, इस 1 पेन की कॉस्ट को 38 से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन चेन रूल में डायरेक्ट क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करके लेना है। पेन कॉस्ट 25 के लिए 120, तो 38 पेन के लिए x, और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। x इंटू 25 इज इक्वल टू 120 इंटू 38। ये 25 नीचे आने पर 120/25 इंटू 38 वही आ रहा है। सो चेन रूल इज फास्टर देन यूनिटरी, और ये दोनों के दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लगते हैं। यूनिवर्स प्रोपोर्शन में आपको रेशियो और प्रोपोर्शन से ही जाना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी बताया और एक बार रिवाइज कर रहा हूं, कंफ्यूज होते हैं इसलिए। और फिर चेन रूल रेशियो प्रोपोर्शन सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए, मतलब y प्रोपोर्शनल टू x, इसके लिए। लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल है तो क्या करेंगे, मतलब मान लो अगर आपके पास ऐसा है, अभी क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ पेन्स प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऐसा था, या फिर कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेन था, इसलिए आप चेन रूल आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कोई वेरिएबल है y जो कि प्रोपोर्शनल टू है x p q, ऐसे तीन तीन लोगों के लिए अगर प्रोपोर्शनल है तो आप यहाँ पे चेन रूल नहीं लगा सकते। तो सिंपल यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन, यहाँ पे कैसे होगा, y1/y2 इज इक्वल टू x1/x2, p1/p2 और q1/q2। तो ये बहुत ही आसान है, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन इज द बेस्ट। तो फेमस हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लेते हैं। मान लो यहां पर आपको ऐसा बताया गया है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 20 न्यूटन, ऐसा 20 न्यूटन है, राइट। मान लो मास ऑफ स्मॉल बॉडी, मतलब हम क्या करते हैं, दो बॉडीज को, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम लेते हैं, राइट। अब आपको बताया गया है कि मास ऑफ स्मॉल बॉडी इज डबल्ड, मतलब 2 टाइम्स कर दिया, मतलब स्मॉल बॉडी का मास सेकंड केस में 2 टाइम्स कर दिया गया है देन फर्स्ट केस। मतलब शुरू में उनके बीच जब 20 न्यूटन का फोर्स था तब मास m1 था, तो अब दूसरी केस में हमने उसका मास m2 कर दिया है जो कि m1 के ट्वाइस है। उसके बाद जो बिग बॉडी है उसका मास 1/4 कर दिया है, मतलब बिग बॉडी का सेकंड केस में मास 1/4 ऑफ इट इन फर्स्ट केस है। और उनके अंदर का डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया, यानी डिस्टेंस इन सेकंड केस इज 3 टाइम्स डिस्टेंस इन फर्स्ट केस। तो फाइंड द फाइनल फोर्स, मतलब F2 कितना है बताना है आपको। ये जो है आपका F1 है। तो सिंपल है, आप पहले लिख लो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m/r²। यहां पे ये तो कांस्टेंट है, तो सिंपल है F2/F1 क्या आएगा, यहाँ पे m2/m1, कैपिटल M2 कैपिटल M1। अब R2/R1 नहीं आएगा बेटा, ये इनवर्स रिलेशन में है तो 2 के आगे 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, F2/F1 कितना था, 20 न्यूटन,
इज इक्वल टू m2 बाई m1। ये देखो m2 कितना है 2m1। उसके बाद कैपिटल m2 बाई m1, कैपिटल m2 है 1/4m1। R1 बाय R2, इसमें देखो ये R2 की जगह पर 3R1 निकला है, R2 की जगह पर मतलब नीचे R1 ऊपर जैसे का वैसे 3R1, और इसका स्क्वायर है बेटे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर है, लेकिन 1/3 का स्क्वायर, सो f/20, f2/20 है ये, राइट। तो यहाँ पे देखो f2 इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू इसका 1/9, ये हो गया 20। यहाँ पे डिवीजन में था, इधर लाके मल्टीप्लीकेशन में आ गया, सो 20/18 इज द न्यू फोर्स। इसको छोटा कर दो, 10/9 हो जाएगा, राइट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो और प्रोपोर्शन, एक से ज्यादा वेरिएबल, डायरेक्ट, इनवर्स रिलेशन, कॉम्बिनेशन में कुछ भी है तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। फॉर्मूला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाओ। अब इस क्वेश्चन को देख लो, रेशियो प्रोपोर्शन को हम कहीं भी लगा सकते हैं, स्पीड, टाइम, वर्क, बहुत बहुत ही वास्ट है ये रेशियो और प्रोपोर्शन। अब देखो, आपको यहाँ पे एक ही चीज करनी होती है, लेकिन भूलना नहीं है, फॉर्मूला डिराइव करना। आपको जो जो भी वेरिएबल दिए हैं उनके अंदर यानी रिलेशन डिराइव करना है। एक तो दिया होगा, और सिंपल मैथमेटिक्स में तो रिलेशन देने की जरूरत नहीं, हम निकाल सकते हैं, बस इनवर्स है या डायरेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या कह दिया है, कुछ वर्कर की संख्या दी है, नंबर ऑफ वॉल यानी इसको वर्क बोलते हैं हम, और ये नंबर ऑफ डेज दिए है, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ 3 वेरिएबल्स देख पा रहा हूं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ वर्कर्स को स्मॉल w लेता हूं, यह है नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके बाद है नंबर ऑफ वॉल्स पेंटेड, नंबर ऑफ वॉल्स पेंटेड को कैपिटल W लेता हूं मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस वर्कर को लेबरर लेता हूं, लेबरर 3 लेबर्स, ठीक है, लेबर समझ लो। तो मैं इसको यल ले लूंगा, नंबर ऑफ लेबर्स। फिर ये है नंबर ऑफ वॉल्स, और उसके लिए लगने वाले नंबर ऑफ डेज। ये तीनों को हमको क्या करना है, एक रिलेशन में लगाना है, मतलब कौन किसके साथ डायरेक्ट है, कौन किसके साथ ये है। यूजुअली ये जो वर्क होता है ना, ये कितना काम कर रहे हो, 5 दीवारें पेंट कर रहे, उसके साथ देखो। अब दीवारें पेंट करने के लिए वर्कर की संख्या और दिनों की संख्या कैसे होगी। अगर वर्कर की संख्या बढ़ाओगे तो दीवारें भी ज्यादा पेंट होंगी इन गिवन डेज, है ना। ऐसा सोचो कि दीवारों को पेंट करना है, उसके लिए लेबर्स की संख्या और दिनों की संख्या किस तरीके से रिलेटेड है। तो देखो, लेबर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्स ज्यादा पेंट होगी, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल है। दिनों की संख्या बढ़ाओगे तो भी वॉल ज्यादा पेंट करेंगे। इसका इफेक्ट देखने के लिए इसको कांस्टेंट रखो, इसका इफेक्ट देखने के लिए इसको कांस्टेंट रखो, मतलब उतने ही लेबर अगर दिए गए और दिनों की संख्या अगर बढ़ाओगे तो दीवारों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा दीवारें पेंट होगी ना, काम ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ वॉल्स यानी वर्क इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं वर्क इज प्रोपोर्शनल टू यल एंड डी, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे W2/W1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू D2/D1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बस इसी को समझ लो। और आपको 2 केसेस दी गई है, यहां पर एक केस है और यहां से आगे दूसरी केस है। पहली केस में नंबर ऑफ लेबर्स की संख्या यानी L1 3 है, दीवारों की संख्या यानी W1 5 है, और दिनों की संख्या यानी D1 8 है। जबकि दूसरी केस में हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड यानी D2 निकालने हैं बेटा हमको। बाय 5 वर्कर्स यानी लेबरर्स है, लेबरर्स की संख्या कितनी है 5,
और दीवारों को 9, मतलब W2 9 है। बस ये लिखते आना चाहिए। ये है आपका गिवन डेटा। बेसिकली आपका गिवन डेटा शुरू में होना चाहिए। इस तरीके से गिवन डेटा देने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, रिलेशन को डिराइव करोगे। रिलेशन को डिराइव करने के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये चीज। तो अब W2 बाय W1, W2 कितना है भाई, 9 है, W1 5 है, L2 3 है, नहीं L2 5 है, L1 3 है, D2 निकालना है, D1 8 है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शिफ्टिंग करो, 3 को इधर लेके जाओ। चलो 9 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये 5, ये इधर का 5 नीचे आया, हो गया, इज इक्वल टू D2। सो D2 इज इक्वल टू, कुछ नहीं कट रहा, सो कितना होता है, जो भी आएगा, मतलब इसका इंटरेस्ट नहीं है मुझे। 8.64 डेज लगेंगे। इस चीज का फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस रेशियो और प्रोपोर्शन का। जैसे कि मैंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, परसेंटेज चेंज में भी बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है इसको। फिजिक्स का इस्तेमाल मतलब, एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो कि किसी वायर का रेजिस्टेंस, ऐसा आपको देंगे फॉर्मूला, या फिर आपको पता रहता है। मैथ्स में अगर पूछना है तो फॉर्मूला देंगे, फिजिक्स में पूछना है तो फॉर्मूला नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से होता है। कभी कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पर, मतलब जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ऐसा भी देंगे, पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बोलेंगे मान लो किसी रेजिस्टेंस की लेंथ 20% बढ़ा दी, लेंथ 20% बढ़ा दी, और टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी 50% कम हो गई, या 25% कम हो गई, और बोलेंगे कि रेडियस को 3 क्वाड्रपल कर दिया, रेडियस इज क्वाड्रपल, यानी 4 गुना बढ़ाना। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ बोलेंगे, या फिर फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस, या फिर ऐसा भी बोलेंगे कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आपका शुरू में 20 ओम है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा से क्या, लेंथ 20% बढ़ा दी, मतलब मान लो कि इनिशियल लेंथ थी 100, ऐसा सोचना है, तो फाइनल लेंथ 20% बढ़ाने के बाद 120 हो गई। यूनिट कुछ भी हो, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन है, फर्क नहीं पड़ता, यूनिट को कैंसिल होना ही है। रेजिस्टिविटी मान लो शुरू में 100 थी, परसेंटेज में दिया है, तो सिंपली फाइनल रेजिस्टिविटी 25%, 25% कम, यानी 75 हो गई। यह गिवन डेटा आपका। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्वाड्रपल्ड बोला है, 4 गुना बढ़ा दी। इसको आप ऐसा भी लग सकते हो, R1 को 100 लिखो और R2 को 400 लिखो। रेशियो और प्रोपोर्शन में आप कर सकते हो ऐसा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता वहां पे, हमको सिर्फ रेशियो चाहिए। या फिर आप क्वाड्रपल्ड किया है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हो, R1 को R लिखो, R2 आपका इसके 4 गुना, यानी 4R। तो अब इससे हम लिखेंगे, इस इक्वेशन से, R2 बाय R1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों इनवर्स है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, रेशियो में नहीं आएगा, और R तो इनवर्स है, इसलिए R2 बाय
R1 नहीं आएगा, R1 बाय R2 आएगा, राइट, क्योंकि मैंने ऊपर 2 लिखा है। तो हो गया, R2 निकालना है हमको। R1 तो 20 ओम दिया है ना, ये देखो। अब रो 2 कितना है, देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर 75। रो 1 100, L2 120, 100, रेडियस 1 R, 4R। हो गया। अब आप निकाल सकते हो, ये 25 3 जा, 25 4 जा, ये 26 जा, ये 25 जा, और ये R कैंसिल 1/4। चलो और कुछ कटता है क्या, देखो इससे ये कटेगा, तो इज इक्वल टू 3 3 जा 9, डिवाइड बाय 4 5 जा 20, 2 जा 40। सो आपके पास ये आ गया R2 बाय 20 इज इक्वल टू 9/40। तो 20 इधर डिवीजन में है, तो ये कैंसिल हो गया। सो R2 इज इक्वल टू 9/2, यानी 4.5 हो गया ओम, ऑफकोर्स, क्योंकि ये R1 ओम में है। इस तरीके से आपको रेशियो और प्रोपोर्शन को किसी भी फॉर्मूले में किसी भी तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं।